हेलो एवरीवन। वेलकम टू चौहान सिविल सर्विस क्लासेस। और जय हिंद दोस्तों। आइए चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में वो कुछ संसद के कुछ विशेषाधिकार हैं, कुछ इनकी कार्य करने की जो इनकी प्रकृति है, कार्य संचालन के जो साधन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे इसमें हम आपको बता दें क्या क्या हम इसमें चर्चा करेंगे आज की क्लास में। आपका संसद के जो प्रश्न, किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कौन सा समय प्रश्न काल होता है, कौन सा समय शून्य काल होता है, ठीक। और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक, इनके बारे में। और इसमें हम आपको बताएंगे कुछ एक पॉइंट और बताऊंगा कि इस जो सरकारी विधेयक गैर सरकारी विधेयक में क्या अंतर है, और निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में क्या डिफरेंस है, इनके बारे में आज की क्लास। और इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ये आपका अगर पेपर को टफ करना हो तो ये पॉइंट से आप पूछ लिए जाते हैं। आईएएस पीसीएस लेवल में ये पॉइंट पूछे ही जाते हैं, चांसेस ज्यादा रहते हैं। 70 to 80% चांसेज हैं इनके पूछे जाने के। तो इसलिए इसको अच्छे से सुनिएगा। और जो लोग इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल से और जुड़े और लोगों तक इसको शेयर करें, ठीक। लोगों तक इसको पहुंचाइए कि उनके भी इसको, उनके लिए भी ये यूजफुल हो, उनके लिए भी ये यूजफुल हो। और स्टडी को अच्छे से करें और मजबूत अच्छी लगन के साथ स्टडी करें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में संसद की कार्यवाही के साधन। टॉपिक ये हेडिंग रहेगा, टाइटल रहेगा संसद की कार्यवाही के साधन। इसके बाद नेक्स्ट टाइटल आपका टॉपिक रहेगा, पॉइंट रहेगा निंदा प्रस्ताव बनाम अविश्वास प्रस्ताव और गैर सरकारी विधेयक या सरकारी विधेयक में डिफरेंस। तो ये आज के टॉपिक रहेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। चलिए आज चलते हैं संसदीय कार्यवाही के साधन। संसदीय कार्यवाही के साधन, संसदीय कार्यवाही के साधन से पहले मैं आपको एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। लेम डक सत्र क्या होता है, लेम डक सत्र क्या होता है। लेम डक सत्र के बारे में हम इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लेम डक सत्र क्या होता है, ठीक। लेम डक सत्र वो होता है जो नई लोकसभा के गठन से पूर्व, नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान में नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान में लोकसभा के अंतिम सत्र को, वर्तमान में लोकसभा के अंतिम सत्र को लेम डक सत्र कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, लेम डक सत्र, लेम डक सत्र, ठीक। नई लोकसभा के गठन से पूर्व, नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान में लोकसभा की अंतिम सत्र या बैठक को लेम डक सत्र कहा जाता है। वर्तमान में लोकसभा की अंतिम सत्र या अंतिम बैठक को लेम डक सत्र कहा जाता है, ठीक। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और आगे मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। लेम डक सत्र आपको पता चल गया, नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान में लोकसभा की अंतिम सत्र या अंतिम बैठक को लेम डक सत्र कहा जाता है। इसके बाद नई लोकसभा में जो वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य, वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा में निर्वाचित नहीं होते हैं, वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा में निर्वाचित नहीं किए जाते, उन्हें लेम डक कहा जाता है, उन्हें लेम डक कहा जाता है, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। वर्तमान में लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो नई लोकसभा में, जो नई लोकसभा का गठन होता है उसमें सदस्य नहीं निर्वाचित होते हैं, तो उन्हें, जो सदस्य नहीं निर्वाचित होते हैं उन्हें लेम डक कहा जाता है। और नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान में लोकसभा की अंतिम सत्र बैठक को लेम डक सत्र कहा जाता है। तो ये लेम डक सत्र था, आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक। अब बात कर लेते हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ऐसा आपके यूट्यूब पर जल्दी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से, बहुत बी केयरफुली और अच्छे से सुनिएगा, उसको माइंड पर रखिएगा बिल्कुल। इसके बाद बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, संसदीय कार्यवाही के साधन। प्रश्नकाल, प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही का प्रथम सत्र या प्रथम घंटा, ठीक, प्रश्नकाल का होता है, प्रश्नकाल का होता है, ठीक। संसदीय कार्यवाही का प्रथम घंटा या प्रथम समय प्रश्नकाल का होता है। इसका समय होता है सुबह के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय आपका संसद में कार्यवाही का प्रथम घंटा, प्रथम समय प्रश्नकाल का होता है। इसका समय आपके 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है, जिसमें आपका ये प्रश्नकाल का समय कहलाता है, इसमें आपका ये प्रश्नकाल का समय कहलाता है। और इसमें सुनिएगा, इस दौरान संसद के सदस्य से प्रश्न पूछते हैं, जो इस दौरान सदस्य जो होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं, ठीक। संसद के जो सदस्य होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं, ठीक। और संसद के जो सदस्य मंत्री होते हैं वो इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ठीक। तो ये आपका प्रश्नकाल हो गया। प्रश्नकाल का समय आपका 11 बजे से 12 बजे तक होता है। और संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, ठीक। और इसका समय 11 से 12 होता है। इस दौरान संसद के सदस्य प्रश्न पूछते हैं और संसद में उपस्थित मंत्री इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आप प्रश्न बता दें कौन कौन से होते हैं। एक तारांकित प्रश्न,
दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न। ये तीन प्रकार के प्रश्न संसद की कार्यवाही में प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं। तारांकित, फिर से सुनिएगा, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न संसद के प्रश्नकाल में दौरान पूछे जाते हैं। संसद की प्रश्नकाल की समय के दौरान, अवधि के दौरान आपके तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न, तीसरा अल्प सूचना वाले प्रश्न। ठीक, अब मैं इनको ब्रीफ करता हूँ। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अल्प सूचना प्रश्न क्या होते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिसपे तारांक, ध्यानपूर्वक सुनिए, तारांक या स्टार, नाम से ही लग रहा है तारांकित, जिसमें स्टार लगा होता है। ठीक, तारांक लगा होता है, तारांकित प्रश्न होते हैं। ठीक, तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिसपे क्या कहते हैं, आपका स्टार लगा होता है, तारांक लगा होता है, वो तारांकित प्रश्न होते हैं। इसको क्यों इस महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर संसद के सदस्यों द्वारा, सदन में संसद के सदस्यों द्वारा इन तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं। इन तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि मौखिक रूप से किन प्रश्नों का उत्तर सदन संसद में मौखिक रूप से दिया जाता है। तो तारांकित प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो मौखिक रूप से दिया जाता है। और तारांकित प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिस पर तारांक लगा होता है। ठीक, तारांक लगा होता है। एक चीज और इसको ठीक मेंशन कीजिएगा यहाँ पे, तारांकित प्रश्न के बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न के बाद सदन में पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं आपको तीन प्रश्न जो बताए थे, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना, इनको बताने के बाद मैं आपको पूरक प्रश्न बताऊंगा। पूरक प्रश्न क्या होते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ये वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, मिस मत करिएगा। ठीक, चलिए आइए। तारांकित प्रश्न आपका आ गया कि वे प्रश्न जिसपे तारांक लगे होते हैं और इनका तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो अतारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है, लिखित रूप से दिया जाता है। और इन प्रश्नों का इन अतारांकित मामलों में, अतारांकित प्रश्न के मामलों में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है। अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप से दिए जाते हैं और अतारांकित प्रश्न के मामलों में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है। और इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसलिए क्योंकि ये लिखित रिपोर्ट देते हैं, लिखित में उत्तर देते हैं, इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न वे प्रश्न होते हैं, अल्प सूचना प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन पूर्व नोटिस देकर पूछा जाता है। 10 दिन पूर्व नोटिस देकर पूछा जाता है। अल्प सूचना प्रश्न वे प्रश्न होते हैं, जिन्हें कम से कम 10 दिन पूर्व नोटिस देकर पूछा जाता है। ठीक, और इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। ठीक, तो ये आपके हो गए तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। अब बात कर लेते हैं प्रश्नकाल हो गया, शून्यकाल के बारे में। प्रश्नकाल की प्रक्रिया की तरह शून्यकाल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। शून्यकाल, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रश्नकाल की प्रक्रिया की तरह शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। प्रश्नकाल की जो प्रक्रिया है, जैसे प्रश्नकाल की जैसी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की तरह शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। ये एक अनौपचारिक साधन है। शून्यकाल एक अनौपचारिक साधन है जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद पूछा जाता है। ठीक, और ये एक अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद के सदन में सदस्य जो हैं बिना किसी पूर्व सूचना दिए किसी भी मुद्दे को, किसी भी मामले को उठा सकते हैं। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्रश्नकाल की प्रक्रिया की तरह शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। प्रश्नकाल की प्रक्रिया की तरह शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। ये एक अनौपचारिक साधन है। शून्यकाल एक अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद के सदन में उपस्थित सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के ठीक है, किसी भी मुद्दे को, किसी भी मामले को उठा सकते हैं। ठीक, शून्यकाल में किसी भी मुद्दे को, किसी भी मामले को उठा सकते हैं। इसके बाद प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल का होता है। प्रश्नकाल के समय के बाद
बाद का तुरंत समय शून्यकाल होता है। ठीक, और शून्यकाल का लगभग समय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल होता है और शून्यकाल का समय लगभग 30 मिनट का समय होता है। शून्यकाल का समय लगभग 30 मिनट का समय शून्यकाल होता है। और शून्यकाल ये भारत की देन है। शून्यकाल ये भारत की देन है, जो आपका सन 1962 से लगातार चली आ रही है। ठीक, ये प्रक्रिया शून्यकाल की संसद की में शून्यकाल की प्रक्रिया सन 1962 से लगातार चली आ रही है और ये भारत की देन है। ठीक, इसके बारे में बता दिया कि जिसमें संसद के सदन में उपस्थित सदस्य किसी भी मुद्दे को किसी भी मामले को बिना किसी सूचना के उठा सकते हैं और इसका समय आपका 30 मिनट का समय होता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रश्नकाल और शून्यकाल। अब मैंने आपको बताया था पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न ध्यान सुनिएगा। मंत्री के द्वारा किसी भी प्रश्न का, मंत्री के द्वारा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा पूरक प्रश्न क्या होते हैं कि मंत्री के द्वारा किसी भी प्रश्न का दिए गए उत्तर, किसी भी प्रश्न के दिए गए उत्तर, ठीक है, मंत्री के द्वारा किसी भी प्रश्न के दिए गए उत्तर से, ठीक, जो उत्तर दिया गया उस उत्तर से कोई भी बात को लेकर पुनः प्रश्न कर दिया जाए। ठीक, मंत्री के द्वारा किसी भी प्रश्न का, कि मंत्री के द्वारा किसी प्रश्न के दिए गए उत्तर से कोई बात को लेकर पुनः प्रश्न किया जाता है तो वह पूरक प्रश्न कहलाता है। फिर से सुनिएगा एक बार, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं। किसी भी मंत्री के द्वारा किसी भी प्रश्न का दिया गया उत्तर, किसी भी प्रश्न का दिया गया उत्तर, उस दिए गए उत्तर से किसी बात को लेकर पुनः प्रश्न करना, ये आपका पूरक प्रश्न कहलाता है। ठीक, किसी भी मंत्री के द्वारा किसी प्रश्न के दिए गए उत्तर से पुनः किसी बात को लेकर पुनः प्रश्न करना आपका पूरक प्रश्न कहलाता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक, प्रश्नकाल, शून्यकाल, पूरक प्रश्न, क्या तारांकित प्रश्न, अतारांकित और अल्प सूचना, ये आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ठीक, ये आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। निंदा प्रस्ताव लोकसभा में इसे स्वीकार करने के लिए, ठीक है, इस निंदा प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार करने के लिए कारण बताना अनिवार्य होता है। ठीक, निंदा प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार करने के लिए कारण बताना आवश्यक होता है, लेकिन अविश्वास को लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए, स्वीकार करने के लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं है। ठीक, सेकंड पॉइंट, निंदा प्रस्ताव आपका किसी एक मंत्री के प्रति या मंत्रियों के समूह के प्रति या पूरी मंत्रिपरिषद के प्रति लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव आपका किसी एक मंत्री के लिए या किसी पूरी मंत्री समूह के लिए या पूरी मंत्रिपरिषद के लिए लाया जा सकता है, किंतु अविश्वास प्रस्ताव केवल पूरी मंत्रिपरिषद के प्रति ही लाया जाता है। अविश्वास किसी एक मंत्री के लिए नहीं लाया जा सकता। निंदा प्रस्ताव एक मंत्री के लिए लाया जा सकता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पूरी मंत्रिपरिषद के प्रति आता है। ठीक, इसके बाद निंदा प्रस्ताव आपकी मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों और कार्यों की निंदा के लिए लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियां या कार्यों के विरुद्ध लाया जाता है, कार्यों की निंदा के लिए लाया जाता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो है वह मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास हेतु निर्धारण करने के लिए लाया जाता है। मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास निर्धारण करने हेतु अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। विश्वास धारण करने के लिए लाया जाता है। इसके बाद निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित होने के लिए निंदा प्रस्ताव लोकसभा से पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। निंदा प्रस्ताव लोकसभा से अगर पारित हो जाता है तो आपको मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना कोई आवश्यक नहीं है, किंतु अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा से पारित हो जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा से पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, बाध्य, तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये थे आपके संसदीय कार्रवाई के साधन कि संसदीय कार्रवाई कैसे होती, ठीक है। और भी इसमें है, मैं इसको और भी ब्रीफ करूंगा नेक्स्ट क्लास में, जैसे आपके कटौती प्रस्ताव, ठीक है, निलंबन कार्य, ठीक है, इसमें ये कटौती प्रस्ताव और गिलोटीन, ठीक है, और कंगारू प्रस्ताव, इस तरह के प्रस्ताव हैं। आगे अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये थी आपकी संसदीय कार्रवाई के साधन, इसमें आपके किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और निंदा और अविश्वास प्रस्ताव में क्या अंतर है, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। थैंक यू एवरीवन।